प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण का यह विषय, जिसमें आज आपसे चर्चा करूंगा कि जन्म कुंडली में लग्न में केतु का प्रभाव क्या होता है। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किसी भी स्थिति में जो केतु हैं वो, जैसे कई बार लोग मुझसे जब कुंडली दिखाने आते हैं तो कहते हैं पंडित जी बड़ा भ्रम रहता है और चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे लोग जो इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं उनकी कुंडली में प्रायः केतु और राहु केंद्र में या तो बैठे रहते हैं या तो उनकी कुंडली के लग्न पर उनकी दृष्टि होती है। क्योंकि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आना चाहिए और अगर वो नहीं आ रहा या उसके कारण माता और पिता कभी कभी भ्रम में जा रहे हैं, तो इसका प्रधान कारण कई बार लग्न में बैठे केतु या लग्न पर देखने वाले केतु के कारण होता है। अब केतु की दृष्टि लग्न पे कब पड़ेगी? या तो वो नवम भाव में बैठेंगे, या तो सप्तम भाव में बैठेंगे, और या तो फिर पंचम भाव में बैठेंगे। तो यहाँ बैठे केतु का प्रभाव लग्न पे जाएगा। मैं केतु की बात कर रहा हूँ, इसमें राहु की बात मैं नहीं कर रहा। तो क्या आचार्यवर लिखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली के लग्न में जो बैठे केतु होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता जो है वो देर से आती है। दूसरा, परिस्थिति बनती है अच्छी पर आपको वेट करना पड़ता है। बहुत बार आपके पास आपके जीवन में धन है पर धन से ज़्यादा अनुभव है ना। जैसे कोई आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पर उसके पास उसके योग्य की पद और प्रतिष्ठा की जब बारी होती है, जिस योग्य वो है, तो उसमें उसे कई बार कमज़ोर देखा जाता है। लग्न में बैठे केतु का एक बड़ा शानदार सा प्रभाव ये होता है कि उसके जीवन में धर्म कभी भी गायब नहीं होता है। वो सदैव धार्मिक बना रहता है। उसके जीवन का धर्म सदैव उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। न्याय, दर्शन, धर्म, दृष्टिकोण, विचारधारा, आध्यात्मिक उन्नति, बड़ों का आदर, सत्कर्म, सदाचार और चरित्रवान होना, ये सारे जो अच्छे प्रभाव हैं वो लग्न में बैठे केतु जातक को दे देते हैं। इसका एक दूरगामी परिणाम ये भी होता है कि व्यक्ति दूरदर्शिता के दृष्टि से किसी भी विषय पे चिंतन या मनन करने वाला भी होता है। मतलब अगर आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठे हैं तो आप भविष्य की बातों को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में केतु बैठे होते हैं उसके खानदान के लोग, उसके परिवार के लोग उसकी चिंता करते हैं। वो तो स्वयं अपनी चिंता से चिंतित है, चलो ये एक बात समझ में आती है, पर उसकी चिंता से परिवार, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताया, तो सबका वो ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। ये भी बात है। लग्न के बैठे केतु व्यक्ति को चिल्लाने वाला नहीं बनाते। व्यक्ति बहुत अपने मेहनत पे विश्वास करता है और एक दो बार परीक्षाओं में असफल भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से उसे सफलता का टैग भी मिलता है। इसमें एक पक्ष और भी कहता है कि व्यक्ति की दार्शनिकता जीवन भर उसको समाज में प्रतिष्ठित बनाकर रखती है। इसका एक फायदे वाला पक्ष ये भी होता है कि व्यक्ति किसी को भी गलत नुकसान करने वाला कोई राय नहीं देता। मतलब किसी को भी वो बुरी संगति में जाने से रोकता है और सदैव बूढ़ों का और बूढ़ों से मैत्री करने वाला होता है। अपने से बड़े उम्र का जातक मित्र बनाने में विश्वास ज़्यादा करता है। ये लग्न के केतु का प्रभाव है। अगर उसी केतु के ऊपर गुरु का, शुक्र का, बुध का या चंद्रमा का असर है तो ये जितने भी सकारात्मक पक्ष मैंने बताए हैं ये सारे अच्छे हो जाते हैं और भी ज़्यादा अच्छाई उसमें जुड़ जाती है। इसमें एक बात और भी होगी जो समझना होगा कि अगर केतु का, जैसे यहाँ पे केतु का जो अंश है वो 8 अंश का है, तो 6 अंश से ऊपर जा रहे हैं केतु, ये जो अवस्था होगी ना 6 अंश के ऊपर के हैं, तो ये केतु के प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। मतलब जो भी ग्रह अब परिणाम करेगा वो पूरे विश्वास से करेगा। उसके पास ग्रह का बल, क्योंकि सूर्य और मंगल उनके मित्र होते हैं। सूर्य दार्शनिक चिंतन वाले ग्रह होते हैं। गुरु और शनि का भी प्रभाव है। लग्न पे राहु, शनि, मंगल और केतु सबका प्रभाव है इस कुंडली में। अगर आप देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं और सूर्य की भी 7वीं है, राहु का भी प्रभाव है। तो जब किसी भी स्थिति में, अब यहाँ पे एक सिद्धांत होगा जो लागू होगा कि अगर केतु बैठे हों
उन पर शनि और मंगल राहु केतु सबकी दृष्टि हो, तो ये जो बात बनेगी वो व्यक्ति के जीवन में कई बार उसका जीवन उदाहरण भी बनता है, मतलब उदाहरण बनते देखा जाता है। उसके जीवन में जो भी घटना होगी वो 50-100 लोगों से इतर होगी, अलग होगी, और वो कई बार अपने जीवन में ऐसे कुछ कृत्य कर जाता है जिसका समाज लाभ उठाता है या लाभ उससे लेता है। तो लग्न में बैठे जो केतु होते हैं वो इस तरीके का नेचर देते हैं। आपकी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी है, आपका धर्म अच्छा है, दानशीलता अच्छी है, परोपकार के गुण अच्छे हैं, व्यक्ति लेखक भी है, पत्रकार भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, खादान का इंजीनियर है, उसके बाद वो बहुत सारा बिजनेस भी कर सकता है, तो बहुत सारे क्षेत्रों का विशेषज्ञ होता है वो, है ना। तो ये सारी बातें लग्न में बैठे केतु आपको दे जाते हैं। अब आइए यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो मैं सबको उपयोगी बनाने के लिए, सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए ये हिस्सा मैंने कार्यक्रम में जोड़ा है और जोड़ता हूँ। अब यहाँ से इनकी कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इनकी कुंडली के पंचांग की कर लेते हैं। तो सूर्य मिथुन लग्न की कुंडली के लिए तीसरे भाव के स्वामी होकर भाव से पंचम स्थान में, मित्र की राशि में मित्र के साथ और तात्कालिक मैत्री में मित्रता का भाव भी है। सूर्य 22 अंश पे बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में और शनि हस्त नक्षत्र में। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में धनिष्ठा में है। मंगल जन्म कुंडली में आकर के बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। अब जरा ध्यान से समझिए, तो ये नक्षत्रों का वैसे तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, पर सामान्यतया एक छोटी सी जो अच्छी बात है कि लग्न पे सारे ही एनर्जी वाले ग्रह देख रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए नवम के साथ साथ अष्टम के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में शनि देव लग्न को देख रहे हैं, तो व्यर्थ की चिंताओं में भी व्यक्ति का दिमाग जाएगा। और भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सूर्य से केंद्र में होने से माता और पिता को सुख देने वाला जातक को बनाएंगे। एक पक्ष और भी जो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करेगा कि सूर्य 22 अंश पे बैठे हैं, लग्न को देखेंगे। लग्नेश जन्म कुंडली के नौकरी वाले भाव में गुरु से दृष्ट होकर के व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र या सरकारी पदों पे ले जाते हैं या सरकारी कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। इसके बाद लग्न पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को चरित्रवान बनाएगी, क्योंकि दूसरा अर्थ यहाँ पे गुरु भी केंद्र में है। गुरु और सूर्य केंद्र में है तो व्यक्ति के चरित्र चिंतन में आपको कभी भी समस्या नहीं होती है। सूर्य लग्न को देखेंगे तो सात्विकता तो देंगे ही देंगे, पर सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के सोने जागने का क्रम कई बार उलट हो जाता है, या भाई बहनों से कभी कभी मतभेद भी देखा जाता है। अगर वो होंगे तो ही मतभेद होगा, कई बार तो नहीं भी होते देखे गए हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 27 अंश पे, और ये द्वितीय भाव पे इनकी पूर्ण दृष्टि जाएगी। चंद्रमा का प्रभाव जिस स्थिति में बैठा है, अभी मैं कुंडली के अंशों से परिचय करा रहा हूं, पंचांग अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि बीच में जो है वो पहले अंश बता देता हूं। चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी जन्म कुंडली में मंगल भी लग्न को देख रहे हैं। मंगल, अब जरा ध्यान से देखिए, तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव अच्छे नहीं होते, एकादशवें के साथ साथ छठे भाव के स्वामी होते हैं। रोगेश होकर के लग्न को देखेंगे, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में अष्टमेश पहले ही लग्न को देख रहा है, तो लग्न पर छठवें और आठवें दोनों भावों के स्वामी की दृष्टि हो जाने से जीवन में ये विषम परिस्थितियों का निर्माण एक साथ जब कभी भी एक्टिव होंगे तो करेंगे। मतलब शनि और मंगल जब कभी भी दशा में एक साथ एक्टिव होंगे, या राहु में शनि, शनि में मंगल प्रत्यंतर में, तो ये कई बार बड़ा ही नुकसान वाला समय रहेगा। इसमें चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र पे आ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ से पंचांग पे लेके आता हूँ। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, इस कारण से व्यक्ति को अपने वसुदेव नाम के देवता, इसके देवता होते हैं। सामान्यतः यहाँ पे आपको पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन शुक्रवार, और जन्म हुआ है पौष माह में। ऐसे लोग थोड़े थोड़े आलसी भी होते हैं, हालांकि सामान्यतः वक्त के हिसाब से इनका आलस्य कम होता जाता है जिम्मेदारियों के बढ़ने से। उत्तरायण में सारे के सारे शुभग्रह बलवान होंगे, जिससे जातक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। उत्तरायण में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये जितने भी ग्रह होंगे अपनी दशाकाल में जातक के पक्ष में निर्णय देंगे। शुक्रवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति 12वें के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। वारेस अगर जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं पंचमेश होकर के बुध के साथ, जो जन्म कुंडली का चतुर्थेश और लग्नेश है, तो लग्न और पंचम भाव के स्वामी छठे में जा रहे हैं, तो कभी कभी पढ़ाई में मतभेद,
और जब राहु में शुक्र की दशा चलेगी तो कई बार पढ़ाई में थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। हालांकि वहां पे जो पंचमेश हैं वो छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन गुरु से दृष्ट होकर बैठे हैं, इस कारण से वहां पे जो कमजोरी थी छठे भाव में बैठने की वृश्चिक राशि में, वो गुरु की दृष्टि के कारण समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी खतरा बना रहेगा। शुक्रवार हो गया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए भी देखा जाता है। मतलब आरंभ में वो सरकारी एजेंसियों में काम करता है या सरकारी क्षेत्रों में काम करता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेता है, बाद में चल करके उसे प्राइवेट काम भी करना पड़ता है, या कई बार अगर वो चाहे तो कर सकता है, दोनों बातें। धनिष्ठा नक्षत्र, ओम वसुभ्यो नमः और साथ ही साथ ओम विश्वकर्मणे नमः, दोनों में से जो भी मन पड़े आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक बात और भी कहूंगा, सूर्य की पूजा भी इस कुंडली में करनी चाहिए। अदितये नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। 2-3 मंत्र आपको दे दिया मैंने। सिद्धि योग में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति जो भी काम हाथ में लेगा उसको अंततोगत्वा उसकी वास्तविक स्थिति तक ले जाकर के ही छोड़ेगा। वैश्य वर्ण और होगा राक्षसगण, इस कारण से व्यक्ति में रजस तत्व का प्रभाव होगा और साथ ही साथ प्रभावित होगा तमस तत्व से भी। तो राजसिक और तामसिक गुणों का संचार जीवन में देखने को मिलेगा। रजस तत्व का अर्थ राजसिक सुख भोगना, तमस तत्व का अर्थ भोगना मतलब तामसिक प्रभावों से युक्त होना। तो तामसिक जो होते हैं वो मारो काटो छीनो झपटो, ये सामान्य उसके उपलक्षण होते हैं। उसके बाद जो राजसिक होते हैं उनमें खाओ पियो मौज करो, ऐसा वाला भी सिद्धांत होता है। पर इन दोनों से उठा करके अपने आप को सात्विकता की तरफ लेके जाना होगा, जहां धर्म है, आध्यात्म है, चिंतन है, शांति है, एकदम बिल्कुल वैरागीपन है, वहां पे जहां पे बिल्कुल ही कोई मतभेद नहीं है, बिल्कुल जो एकदम उच्चस्थ सिंहासन पे जो विराजमान है, जिसके पास बहुत छोटी छोटी बातों के लिए कोई तर्क के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पे उसके साथ अगर कोई उस पे हंस भी रहा हो तो कोई उससे वो ऊपर उठ करके अपने विचारों को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर के स्थापित करके बैठा है, जहाँ ऊंची दार्शनिकता के कारण समाज के छोटे छोटे लोगों के बीच के जो मतभेद होते हैं वो उसके सामने बहुत ही नगण्य या ना के बराबर होते हैं। यहाँ तक कि कई बार उसकी कमजोरी या हंसी उसका हास परिहास भी किया जाए तो व्यक्ति अपने उच्च दार्शनिकता के कारण सिर्फ उनमें हंसी देता है, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऐसा भाव रखना होगा। सामान्यतः मंदिर दर्शन, बड़ों का आदर और चुप रहना, रिएक्ट कम करना और देर से बोलना, सामान्यतः जब तक पूछा ना जाए तब तक ना बोलना, ये सब चीजें होती है। मिथुन लग्न की कुंडली जो होती है वो वायु तत्व की कुंडली है और ये शीर्षोदयी राशि है। इस वजह से व्यक्ति की प्रगति थोड़ी सी मेहनत से भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और सामान्यतः ये लग्न ऐसा है जो कैसे किससे काम निकालना है, कितना किससे काम निकालना है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किस तरीके से उसके उस रिश्ते का इस्तेमाल करना है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, बोलने की कला में ये निपुण होते हैं। सामान्यतः राजनीति ये करते हैं पर दूर दूर से ही राजनीति देखते रहते हैं। पूर्णतया राजनीति में इनका कोई विशेष सहयोग या लाभ इनको नहीं मिलता है। सामान्यतया मिथुन लग्न बहुत छोटी मेहनत से भी बहुत तीव्र गति से विकास करने वाली एक ऐसी राशि है जो अपने सामान्यतया अपने सभी मित्रों से बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेने वाली होती है। माता और पिता का अद्भुत लाभ इन्हें मिलता है, भाइयों का भी सपोर्ट कभी कभी मिलता है, पर मतभेद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इतनी सारी बातें हैं। अब मैं यहाँ पे डिग्री पे बात कर रहा था, तो चंद्रमा 27 अंश पे बैठे हैं, वहां वो आपके पैतृक धन, पिता के साथ संबंध और इतना ही नहीं आपके शिक्षा पद्धति को आगे ले जाने में सहयोगी हो रहे हैं। मंगल जन्म कुंडली में 29 अंश पे हैं। इस कुंडली में वो डिग्री में थोड़े कमजोर होंगे, जैसे चंद्रमा का भी जो डिग्री बल है वो 27 अंश का है, इस वजह से उनका दृष्टि बल थोड़ा कमजोर होगा। उसी तरीके से मंगल का भी दृष्टि बल कमजोर होगा, पर चंद्रमा के दृष्टि बल के कमजोर होने से जातक का धन प्रभावित होगा, लेकिन मंगल के दृष्टि बल के कमजोर होने से जातक को कोई विशेष असर नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशवें भाव के स्वामी, छठवें भाव के स्वामी जब मंगल जन्म कुंडली में डिग्री के हिसाब से 29 अंश पे बैठेंगे तो इनके डिग्री का बल कम होने से क्या होगा, व्यक्ति की कुंडली में उसकी दृष्टि का बल भी कम हो जाएगा। तो मंगल की जो 10वें भाव पे जो दृष्टि जा रही थी वो गुरु को कम प्रभावित करेगी। और जन्म कुंडली के एकादशेश और षष्ठेश होकर के पापी भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली के लग्नेश के शत्रु होने के कारण, लग्न पर देखने के कारण भी व्यक्ति में तीव्र उत्कंठा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी थोड़ी सामान्य हो जाएगी। ये अच्छी बात है। द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि नीच की जाएगी, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मित्रों से नुकसान होता है और कई बार व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को ठेस भी लगती है मंगल की दशा में। तो इस तरीके की बातें मंगल देंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में 29 अंश पे हैं, इनकी भी डिग्री का बल कमजोर होगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि व्यक्ति को ऋण से मुक्ति दिलाने में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के सिलेबस को समझने में और विषम परिस्थितियों को समझने में बुध यहाँ पे मदद करेंगे। ब्राह्मणों का आदर, घर में निरंतर ब्राह्मणों का आवागमन बना रहता है, कुल पुरोहित की पूजा, कुल पुरोहित का आदर, गायों की सेवा और पशुओं के प्रति विशेष प्रेम,
यहाँ जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से 3 अंश पे बैठे हैं, हालांकि वो आपकी कुंडली में सबसे कमजोर अंशों पे बैठे ग्रह हैं, जिनको नहीं बैठना चाहिए था। पर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, जो अद्भुत सूत्र है, जो जानना चाहिए, जो इस कुंडली के लिए थोड़ा निगेटिव है। क्या है? मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव जो होता है वो बाधक होता है। अब यहाँ पे जो भी भाव तो बाधक हो गया, अब वहां पे जो भी ग्रह बैठेगा वो बाधक हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य, मंगल और राहु तीनों बाधक हो जाएंगे, मतलब अपनी दशाओं में कई बार ये बाधाओं के साथ परिणाम करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे, पर आपको रुकना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति में जाना पड़ेगा। तो कभी कभी राहु, सूर्य और मंगल की जो दशा होगी उसमें व्यक्ति का जो परिणाम होगा वो उसके मन के मुताबिक तुरंत नहीं मिल जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा परिणाम होगा। उसके बाद गुरु जो है वो डिग्री के हिसाब से कम होने के कारण धन भाव पे उनकी दृष्टि सामान्य जाएगी, नहीं के बराबर जाएगी। चतुर्थ स्थान पर भी उनकी दृष्टि बड़ी कम हो जाएगी और छठे भाव पर भी उनकी दृष्टि बड़ी कम हो जाएगी, मतलब दृष्टि का प्रभाव कम होगा। वहां पे बुध की दृष्टि कम हो रही थी, वहां चंद्रमा की दृष्टि कम हो रही थी और वहां मंगल की भी दृष्टि कम हो रही थी। तो चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह दृष्टि के बल से कमजोर होने के कारण वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, उनकी दृष्टि का बल कमजोर होगा, जिससे वो उन भावों पे अपना असर सकारात्मक या नकारात्मक नहीं दे पाएंगे जहां पे उनको देना चाहिए या दे रहे होते हैं। तो मंगल डिग्री के बल से कमजोर थे तो अच्छी बात थी, लेकिन गुरु का तो बल होना चाहिए था। गुरु जन्म कुंडली में 3 अंश पे हैं, 6 अंश से नीचे हैं, केंद्र में बैठे हैं तो लगभग अच्छा परिणाम कर जाएंगे, लेकिन फिर भी दृष्टि का बल इनका कमजोर होगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 5 अंश पे हैं, इनके भी 5 अंश 54 कला के हैं, तो लगभग इनका बल आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में शत्रुता नहीं रहती है और व्यक्ति शत्रुओं से भी मित्रता का भाव रख करके उनसे अपना काम निकाल लेता है, तो घेरा भले रहे पर उसका नुकसान विशेष नहीं होता है। शनिदेव 22 अंश पे हैं, पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे, दशम को देखेंगे और जन्म कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। तो यहाँ शुक्र और बुध पे दृष्टि डालने के कारण राहु में शुक्र और उसमें शनि ये काम उत्तेजक भावनाएं बढ़ा देता है, व्यय की स्थिति बढ़ा देता है और कई बार निगेटिविटी भी बढ़ा देते हैं। न्यायप्रियता बढ़ जाती है और कई बार व्यक्ति में आलस्य का भाव भी बढ़ जाता है। तो ऐसा कौन होगा? शनि करेंगे। राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं 8 अंश पे, उनका बल रहेगा। लग्न पे शनि और राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव के कारण जीवन में संघर्ष का प्रभाव भी रहेगा। 2 बातें होंगी यहाँ पे। चंद्रमा चूंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि का निर्माण कर रहे हैं, भाव का स्वामी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठा है, इस वजह से कई बार माता और पिता के बीच के मतभेद को बढ़ा देता है। दूसरा कि जन्म कुंडली में यहाँ जो स्थिति बनी है, लग्न से पहले ही छठे भाव में बैठ रहे हैं, इस कारण से थोड़ी कमजोरी है। और दूसरा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल का प्रभाव लग्न पे है नहीं, तो यहाँ पे कई बार व्यक्ति के इम्यून को कमजोर होते देखा जाता है। और 2 बात कि चंद्रमा अष्टम में और शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में आ गए, इस वजह से जीवन में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों का भी निर्माण ये ग्रह कर सकते हैं, जिसमें कई बार व्यक्ति हतप्रभ हो जाए या बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाए या बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर गुरु की कम से कम तो थोड़ी बहुत दृष्टि है, सामान्यतः नहीं भी है, वो केंद्र में बैठ करके देख रहे हैं, यहाँ बैठ करके नहीं देख रहे हैं, 12वें से बैठ करके नहीं देख रहे हैं, दशम में बैठे हैं और केंद्र में अगर 0 से 6 अंश का ग्रह बैठा है तो उसकी दृष्टि का बल जातक को लगभग मिल जाता है, सामान्यतः उसका लाभ आपको मिल जाएगा, कहने का अर्थ है। तो ये ग्रहों के डिग्री की बात होगी। अब मैं नक्षत्र की बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में, शुक्र छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के कई बार आत्मविश्वास को और उसके भ्रम को, आत्मविश्वास की कमजोरी और भ्रम को बढ़ाना, क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है वो पश्चिम दिशा है, यहाँ पे ग्रह या सूर्य लगभग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ पे सूर्य का बल बिल्कुल ही नगण्य ना के बराबर दिशा के बल से हीन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे असर देंगे, लेकिन चिंताओं के साथ, है ना, निगेटिविटी थोड़ी रहती है, हावी रहती है, व्यर्थ की चिंता व्यक्ति करता रहता है। सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, सूर्य इस कुंडली के तृतीयेश हैं और मंगल इस कुंडली के पापी ग्रह हैं। तो जन्म कुंडली में त्रिक भाव, दुह स्थान, इन दोनों भावों के स्वामी एक साथ लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति में व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ का प्रलाप दोनों ही बढ़ाएंगे। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में, तो छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं, इम्यून कमजोर होता है, घाव फोड़ा फुंसी होती है, व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति की ऊर्जा जाती है, इस वजह से बेवजह सोचना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मेरा ना हो, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, मेरे जाने के बाद कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरीके की जो बेवजह की बातें होती हैं, भयाक्रांत कर देती हैं, वो चंद्रमा के अष्टम भाव के कारण होता है। उसके बाद मंगल जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं सूर्य के साथ, ये बहुत उत्तम बात होगी, इसमें कोई संशय नहीं है कि मंगल यहाँ पे नक्षत्र के हिसाब से अपने आप को बलवान बना रहे हैं, है ना। पर ये अच्छी बात ये भी है कि उनके पास डिग्री का बल कम है।
उसके बाद बुधदेव जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह कभी कमजोर नहीं होता, व्यक्ति को तिकड़मी बनाएंगे। शत्रुओं से लड़ने वाला, विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है ये जानने वाला बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठेंगे और शनि देव उन्हें देख रहे हैं। तो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है, जैसे गुरु, उस नक्षत्र का स्वामी शनि उन्हें देख करके कुंडली को और भी ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। व्यक्ति में न्यायप्रियता, पुराणों में, और विज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है। ज्ञानी का वस्तुतः अर्थ होता है कि उसके पास जो भी चीजों की, जिस भी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा है, वो लोक संग्रह की दृष्टि से नहीं होता। लोगों को अब जो भी इच्छा उसकी बनेगी वो समाज को प्रेरणा देने के लिए होंगी। एक अज्ञानी व्यक्ति जो इच्छा रखेगा और एक ज्ञानी व्यक्ति जो इच्छा रखेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अंतर यह है कि अज्ञानी व्यक्ति की जो इच्छा है उसे तात्कालिक जीवन में सुख दे सकती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो सार्वभौम, सर्वोच्च सत्ता के द्वारा प्राप्त सुख को ही सुख मानता है, और वही उसकी विशेष इच्छा भी होती है। जो साधु संत सन्यासी होते हैं, जो सच्चे अर्थ में सन्यासी होते हैं, उनकी इच्छा सामान्य व्यक्ति की इच्छा से बिल्कुल ही ऊपर और परे होती है। तो यहाँ पे गुरु और शनि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को अज्ञानी नहीं बल्कि विज्ञानी और ज्ञानी बनाएगी। तो उसको ये बहुत अच्छे से पता रहेगा कि उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए। सत्य और असत्य के बीच का बोध उसे बहुत अच्छे तरीके से होता है, ये बात। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की बात करते हैं। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। शनि ने यहाँ गुरु को भी सुरक्षा प्रदान की है और शुक्र को भी सुरक्षित कर रहे हैं। गुरु जिस नक्षत्र में बैठे थे उत्तरा भाद्रपद में, उसके स्वामी शनि उनको देख रहे थे, और शुक्र जिस स्थिति में बैठे थे अनुराधा नक्षत्र में, उसके स्वामी भी शनि होते हैं, तो शनि ने शुक्र को भी देखा है। इस वजह से शनि यहाँ बैठ करके 2 से 3 ग्रहों का बल बढ़ा रहे हैं। आपको भी ये प्रश्न जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में ग्रह किसका बल बढ़ा। ये बहुत ही अंदर की बात है कि ग्रह के एक जगह बैठ जाने से, जहां माता और पिता के बीच के मतभेद और गृह क्लेश का कारण शनि अष्टमेश होकर के बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका एक परिणाम ये मिल रहा था कि व्यक्ति माता और पिता की सेवा करेगा, और तीसरा कि वो व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके जीवन में न्याय प्रियता बनाकर रख रहे हैं, है ना। एक बात और भी है, जो चतुर्थ स्थान में शनि बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति को उदासीन प्रवृत्ति वाला भी बना देते हैं, असंतोषी प्रवृत्ति वाला भी बना देते हैं, है ना, ये बात। अब यहाँ पे जो शनि बैठे हैं वो कन्या राशि में बैठे हैं, जो सम संख्या की राशि है। ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी है तो वो अगर सम संख्या की राशि में बैठेगा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे जो शनि होंगे वो 9वें भाव का फल ज्यादा करेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जो बैठे हैं वहां वो 7वें भाव का फल ज्यादा करेंगे। सूर्य जो है वो तो धनु राशि का ही फल करेंगे, जबकि मंगल विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस कारण से वो जन्म कुंडली के रोगेश ज्यादा होंगे, मतलब रोग भाव का फल ज्यादा करेंगे, है ना। मंगल की दशा रोग सूचक हो सकती है, रोगदायक हो सकती है। तो ये शुक्र हो गए। शनिदेव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से वहां पे उनमें कभी कभी मानसिक प्रभावों में कमजोरी या चिड़चिड़ापन का स्वभाव में आ जाना, ऐसा होगा। राहु जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र में, केतु आर्द्रा में, तो इसमें कोई संशय नहीं, दोनों ने अपने अपने भाव पकड़े, अपने अपने नक्षत्र पकड़े हैं, या दोनों एक दूसरे का नक्षत्र पकड़े हैं, तो यहाँ पे कोई गहरी बात कमजोरी वाली नहीं है। लेकिन लग्न पे केतु का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ से मैं आपकी कुंडली के दशमांशा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब अगर हम दशमांशा चक्र पे बात करें तो लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी जो चंद्रमा हैं, दशमांशा चक्र के लग्नेश बन रहे हैं, और ये इतनी बढ़िया बात होती है कि इसकी प्रशंसा बहुत बार की जा सकती है। लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हो तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने कारोबार में और उसका करियर उज्जवल करते हैं। यहाँ पे राहु का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा होगा। यहाँ गुरु शनि के साथ बैठ करके भी बहुत उत्तम परिणाम देंगे। गुरु इस कुंडली के भाग्येश होकर के स्वग्रही हैं। शुक्र लाभेश होकर के धन भाव में केतु के साथ एक्सपीरियंस होगा, मैंने पूर्व में ही कहा था। मंगल यहाँ बैठे हैं दशमेश होकर के, और दशमेश होकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव पे उनकी दृष्टि है। भाव का स्वामी भाव से केंद्र में, जन्म कुंडली के सप्तमेश और भाग्येश का एक साथ संबंध है, तो कई बार व्यक्ति अगर चाहे तो व्यापार भी कर सकता है, मैंने ये बताया था। यहाँ पे एकादशवें भाव के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो जाकर के धन भाव में बैठ करके बहुत सारा राजयोग स्वतः घटित कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि बुध पे जाने के कारण विदेशों से संपर्क और कृतज्ञता, काम को समझना, काम के प्रति न्याय करना, दिनचर्या को न्याय का
स्वरूप देना। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के शुक्र पे है जो कि लाभेश है, इस वजह से व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराने में गुरु और शुक्र दोनों ही सहायता करेंगे। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो कन्या राशि में है और बुध जो है वो मेष राशि में। मंगल और बुध का जो आपस में परिवर्तन है वो जातक के पक्ष में काम करेगा। तो कुल मिलाकर के बुध सूर्य धनेश होकर के, मंगल बुध के साथ परिवर्तन करके, चंद्रमा लग्नेश होकर 12वें, गुरु से दृष्ट और शनि से दृष्ट होने के कारण एक बेहतरीन मौसम बना रहे हैं। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव लाभेश होकर के, गुरु का प्रभाव स्वग्रही शनि के साथ जो जन्म कुंडली के सप्तमेश हैं। दशमांशा चक्र इस कुंडली का बहुत ही उत्तम पक्षों का निर्धारण कर रहा है। नवमांश की बात करते हैं तो लग्न कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे, ये ठीक नहीं होता। यहाँ गुरु के साथ शुक्र बैठ करके चतुर्थ भाव में 2 शुभ ग्रह की दृष्टि होगी जरूर, लेकिन मंगल और केतु 12वें भाव में नीच के सूर्य और साथ ही साथ नीच के बुध के कारण दाम्पत्य में कमजोरी कई बार देखने को मिल सकती है। या ये भी कह सकते हैं कि बुध का भले ही नीच भंग हो रहा है पर शुक्र के साथ बैठने के कारण जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, कई बार विवाह में मतभेद, विवाह के बाद अफसोस, या विवाह करने से पहले विवाह का टूटना, या विवाह का होने से पहले टूट जाना, इस तरीके विवाह के बाद टूटने की स्थिति की अगर बात करते हैं तो सप्तमें जन्म कुंडली में केंद्र में ही बैठे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मंगल केतु और 12वें भाव में सूर्य, इनकी दशाएं विवाह को चिंताओं में लेके जा सकती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं एक एक ग्रह जो अपनी दशा काल में किस तरीके का परिणाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात सूर्य की, जो धनु राशि में नवांश चक्र में वो तुला राशि में बैठ रहे हैं। दशमांशा में धनेश होकर के लग्न में देकर के धनदायक बना रहे थे जातक को। सूर्य का प्रभाव जातक को अपनी दशा काल में पराक्रम और यश की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव अपीयरेंस भी देगा। चंद्रमा मकर राशि में नवमांश चक्र में कन्या राशि में जा रहे हैं, इस वजह से इनकी दशा में हस्त नक्षत्र में बैठ रहे नवमांश चक्र में, इस वजह से चंद्रमा की दशा यश मान पद प्रतिष्ठा देने वाली होगी, पर स्वास्थ्य का ध्यान आपको वहां भी रखना होगा। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में, नवमांश चक्र में वो धनु राशि में ही है, इस वजह से मंगल यहाँ वर्गोत्तम होंगे और कई बार यहाँ पे कुछ अच्छे परिणाम अगर देना होगा उनको तो देंगे धनु राशि के कारण या वर्गोत्तम होने के कारण। सामान्यतः इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है तो बहुत ज्यादा निगेटिव वो चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, पर मतभेद तो हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन अच्छा फायदा होगा उसका, क्योंकि ग्रह वर्गोत्तम है। इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते तो कई बार उनका जो नेगेटिव परिणाम है वो भी जातक के जीवन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत खराब ग्रह अगर बहुत बलवान हो जाए तो वो भी एक चिंता का विषय बन जाता है। बुध का जो प्रभाव होगा वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है, नवांश कुंडली में मीन राशि में। बुध अपनी दशा काल में धनवान, समझ और यश प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, संतान पक्ष भी सुदृढ़ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में है दशम स्थान में, यहाँ भी दशम स्थान में ही बैठे हैं। भाव से वर्गोत्तम होने के कारण ग्रह का बल मजबूत होगा और व्यक्ति का कारोबार, व्यापार और दिनचर्या सब ठीक रहेगी। उसके बाद शुक्र की अगर बात करते हैं तो शुक्र वृश्चिक राशि में है, नवांश चक्र में वो सिंह राशि की यात्रा कर रहे हैं। अपनी दशा काल में वो संपत्ति इकट्ठा करने में जातक को आगे लेके जाएंगे। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ रहे हैं। शनिदेव लग्न कुंडली में कन्या राशि में, नवांश कुंडली में कर्क राशि में जा रहे हैं, इस वजह से उनकी दशा काल में कई बार पति पत्नी के बीच मतभेद दिखाई दे सकता है। हालांकि फिर भी जो यहाँ पे गुरु और शुक्र का प्रभाव है चतुर्थ भाव पे, चतुर्थेश जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हों, नवम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हों, चतुर्थ के स्वामी नवम में बैठे हों, तो ये कई बार बहुत उत्तम वाली बात हो जाती है, तो ये बढ़िया होगा। राहुदेव जन्म कुंडली में धनु राशि में है, नवांश चक्र में वो मिथुन राशि में है। इनकी दशा काल में प्रतिष्ठा और नौकरी के साथ व्यापार ये दोनों अच्छा रहेगा। राहु की दशा में व्यक्ति को मार्ग मिलेगा, जाते जाते एडमिशन हो जाता है और बहुत सारे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। तो ये आपकी कुंडली में एक एक ग्रह की बात हो गई। अब मैं यहीं पे एक एक ग्रहों से चंद्रमा का संबंध बता देता हूं क्योंकि ये बड़ा मायने रखता है। चंद्रमा से तीसरे घर के जो गुरु हैं वो व्यक्ति को, पत्नी को समझाने बुझाने वाला, समझो समझदार बनाने के लिए प्रयासरत। उसके बाद चंद्रमा से छठवें भाव के जो केतु हैं, छठवें भाव के केतु वो व्यक्ति को थोड़ा बहुत पेट का रोगी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से 9 घर आगे शनि व्यक्ति के भाग्य को अवरोध और पति पत्नी के बीच के मतभेद को बढ़ा देते हैं अपनी दशा में। चंद्रमा के साथ एकादशवें घर में जो बुध बैठे हैं, तृतीय एकादशवें में, ये व्यक्ति के निर्णय को मजबूत बनाएंगे। उसी चंद्रमा से एकादशवें घर में शुक्र व्यक्ति को सुखी बनाएंगे, सांसारिक सुख तक। चंद्रमा से 12वें घर में राहु व्यय देते हैं। 12वें घर के सूर्य युक्ति लगाने वाला, समझदार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार थोड़े बहुत मानसिक भ्रमों को बढ़ाने वाले भी हो जाएंगे। चंद्रमा से 12वें घर के मंगल व्यक्ति को व्ययशीलता में जातक को देखा जाता है। अब मैं यहाँ से बढ़कर के आपको आपकी कुंडली के विभिन्न वर्ग चार्ट से आपका परिचय करा देता हूँ।
अब अगर यहाँ से आगे बढ़ के विभिन्न वर्ग चार्ट पे अगर ध्यान देते हैं तो किस दशा काल में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा, शुक्र की दशा में हमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। राहु और केतु की दशा में मन भ्रम में जाएगा और कई बार पेट कमजोर होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। गुरु की दशा में कई बार कफ से संबंधित समस्या हो सकती है, जबकि चंद्रमा बुध मंगल की दशा और कई बार तो शनि की दशा भी अच्छी जाएगी। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो खरीदने बेचने का तो शुक्र और बुध सहयोगी होंगे। मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा आदि भी ग्रह सहयोगी होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु, राहु और केतु की दशा में भवन भूमि वाहन का सुख थोड़ा कमजोर हो सकता है। भाग्य का बल आपको और ज्यादा मिलेगा गुरु की दशा में। मंगल और सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध आदि बाकी ये कुंडली भाग्यशाली है और न्यायप्रिय भी है। भाग्यशाली है, न्यायप्रिय है। माता और पिता के साथ हमें जो बात समझ में आ रही है उसमें मंगल, गुरु और शुक्र, चंद्रमा, बुध ये सब ग्रह माता पिता के सुखों की वृद्धि करेंगे, जबकि शनि, केतु, राहु ये सब ग्रह व्यक्ति के माता और पिता के स्वास्थ्य की कमजोरी करेंगे। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र, सूर्य और मंगल की दशा धन देने वाली होगी और समझदार बनाने वाली होगी, जबकि इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु, चंद्रमा और बुध की दशा इरिटेशन के साथ, घबराहट के साथ, मेहनत के साथ परिणाम देने वाली होगी। ये बात आपकी कुंडली में इतनी हो गई। अब मैं यहाँ से अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। बहुत ध्यान से समझेंगे तो व्यक्तित्व ठीक है, वाणी भी बहुत अच्छी है, धन भी बहुत अच्छा रहेगा, कुटुंबजन का सुख भी बहुत बढ़िया है। हम पराक्रम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत और भी बढ़ा सकते हैं, हम बार बार चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये भी बात समझना होगा। मन को शांत रखने के लिए माता और पिता दोनों से अपनी बात कहें, अपनी बात प्रकट करें। उसके बाद नींद अच्छी लें, समय पे सोना, समय पे जागना, बजरंग बली की पूजा करना और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के मामले में ये कुंडली जरा भी कमजोर नहीं है। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा अच्छी है, व्यापार दूसरे नंबर पे है। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने के कारण बीमार रहना सामान्य बात होगी। भाग्य को बलवान बनाने के लिए माता के साथ अच्छे संबंध विकसित करने होंगे। पिता बहुत अच्छे हैं, माता सामान्यतः कभी कभी चिंता देने वाली या माता के कारण या माता से व्यक्ति को कई बार व्यवहार में अकुशलता देखने को मिलती है, हालांकि वैसी भी बहुत सामान्य बात होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में कभी धूमिल नहीं होगी। राजनीति वगैरह के योग इस कुंडली में दूर दूर तक नहीं है। लॉ का क्षेत्र इस कुंडली में बना हुआ है, आप उधर भी जा सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में जो मैं बात देख रहा हूं, उसके बाद ये कुंडली ऋण का लेन देन न करे, बाजार में बहुत ज़्यादा घुसे नहीं, मित्रों में बहुत ज़्यादा समय न बिताए। दूसरा कि दो लोगों को के बीच में सेतु बनने का काम न करें, दलाली वाला काम, और अपने भार का वृद्धि करके दूसरों को सुख देना कई बार इस कुंडली के लिए भारी पड़ जाएगा। हालांकि मानवता का सबसे सर्वोत्तम लक्षण होता है अपने आप को कष्ट में रख लो पर दूसरे को सुखी दो, पर इस कुंडली के लिए कई बार नुकसान होगा। ये कुंडली किसी को भी पैसा देगी तो पैसा अटक जाएगा। ऋण का लेन देन बहुत बिल्कुल भी ना करें और बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रिस्क लेना इस कुंडली के लिए नुकसान परक हो सकता है। बेसिक बात कर देते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। मकर, मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों से शत्रुता भारी पड़ जाएगा। तुला और कुंभ वालों से मैत्री अच्छी रहेगी। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, मकर राशि मकर लग्न और मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से विवाह हो। दिन शुक्रवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। राहु, सूर्य और मंगल बाधक ग्रह बनेंगे, इस वजह से इनकी दशा में बाधाओं के साथ व्यक्ति को परिणाम मिलेगा। और सामान्यतया इस कुंडली में मृगशिरा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अनुराधा और उसके साथ साथ आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 6 और 4 बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी बातें हैं। राहु की दशा है, एक लाजवर धारण करना चाहिए, गणेश जी की स्तुति पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। शनि की दशा में व्यक्ति थोड़ा अकेलेपन में जाएगा और बुध की जो दशा होगी वो व्यक्ति को बुढ़ापे में बहुत अच्छी गति, बहुत अच्छा योग, मोक्ष का योग लगा करके बैठी है। कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है वो आपकी कुंडली में बुध बन रहे हैं जो लग्नेश हैं। नौमांश चक्र में उनकी राशि में चंद्रमा और राहु बैठे हैं जो दोनों को महत्वपूर्ण ग्रह बना देते हैं। लग्न का स्वामी 6 घर आगे है और वहां से 6वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अस्त हैं। इस वजह से बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा सामाजिक बनाने की आवश्यकता नहीं भी है और थोड़ा सा है भी। इतनी सारी बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे एक नई कुंडली के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।